हेलो मित्रों, मैं आर गोपाल सिंह एक बार पुनः आपके समक्ष हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक का नाम है संधि। जैसा कि आप जानते हो कि संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग ये चार टॉपिक हिंदी भाषा व्याकरण के अंतर्गत इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि समस्त व्याकरण का भवन इन्हीं टॉपिकों पर केंद्रित है। जब हमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग इन चारों टॉपिकों की अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है तो व्याकरण संबंधी हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आज प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौर में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग से निश्चित रूप से ही कम से कम दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आजकल पुराने ढंग से प्रश्न नहीं पूछे जाते, संधियों को लेकर के भी आजकल अलग ही ढंग से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। हम संधि की मूल बातों को यहाँ पर समझेंगे। आज हम संधि वाले टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी बातों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे नंबर 1, संधि की परिभाषा पढ़ लेंगे। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे फिर कि भाई संधि का कारण क्या है। फिर हम पढ़ेंगे संधि का कार्य क्या है। फिर हम पढ़ेंगे यहां संधि की कसौटी क्या है। कसौटी क्या है। इसके बाद में हम सामान्य सी बातों को लेकर के पढ़ेंगे कि संधि और संयोग में अंतर क्या है। संधि एवं संयोग का अंतर। आजकल प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, किस विकल्प में संधि का प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में संयोग का प्रयोग हुआ है, या किस विकल्प में संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संधि और संयोग का अंतर भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पढ़ेंगे संधि एवं समास का अंतर। संधि एवं समास में क्या अंतर होता है। इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन संगत है और कौन सा कथन असंगत है। एक दो कथन उसमें संधि के हो जाते हैं और एक दो कथन उसमें समास के हो जाते हैं। तो इस तरह की इन बातों को हम पढ़ेंगे कि संधि एवं समास का अंतर क्या है, संधि एवं संयोग का अंतर क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि का कार्य क्या होता है, संधि का कारण क्या होता है। इन सारी बातों को हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम संधि के भेदों की ओर जाएंगे, संधि के कौन कौन से भेद हैं, और तब जाकर हम क्रमशः स्वर संधि पर जाते हुए स्वर संधि के उपभेदों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य सी बात यहाँ कर लेते हैं संधि की परिभाषा को लेकर कि संधि की परिभाषा क्या होती है। कई बार क्या है, स्टूडेंट ये तो जानता है कि भाई षट प्लस आनन बराबर षडानन बनता है। एक प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा गया कि षट प्लस आनन से बनने वाला शब्द क्या होगा। इस तरह से दे दिया कि षट प्लस आनन से बनने वाला शब्द क्या होगा। 4 विकल्प उसने बना दिए। एक विकल्प बना दिया उसने षडानन, दूसरा विकल्प बना दिया उसने मान के चलिए षडानन, और तीसरा विकल्प बना दिया उसने मान के चलिए षडानन, और चौथा विकल्प भी ऐसे ही बना दिया उसने मान के चलिए षडानन। तो षट प्लस आनन से बनने वाला जो शब्द होगा वो इनमें से कौन सा होगा। अब ये तो स्टूडेंट जानता है और झट से बोल देता है षट प्लस आनन बराबर षडानन होता है, लेकिन बात जब लेखन की आती है कि उस षडानन को लिखा कैसे जाएगा, तो इन दो विकल्पों पर आकर के बात रुक जाती है। बात रुकी। अब ये तो निश्चित है कि जो वास्तव में जानते हैं वो तो सही अपना विकल्प करेंगे कि भाई इसमें सही आंसर ये है, लेकिन जहां पर हल्की सी भी कमी है व्याकरण संबंधी, वो यहां इन दो विकल्पों पर आकर के अटक जाएगा और निश्चित रूप से वो या तो इसका चयन करेगा या इसका करेगा। यदि इसका चयन कर जाएगा तो गलत हो जाएगा, और यदि इसका चयन करेगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यही बात हम लोगों को यहाँ पर देखनी है कि षट प्लस आनन से षडानन बना है, ये क्यों नहीं बना।
इन सारी बातों का धीरे धीरे हम लोग अध्ययन करेंगे और छोटी छोटी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न भी आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। कौन सा कथन संगत है, कौन सा कथन असंगत है, सुमेलित कीजिए, इस तरह की बातें आजकल आने लगी हैं परीक्षा में। एक ही प्रश्न में से इस तरह का प्रश्न बना दिया जाता है कि एक ही प्रश्न में से कई कई टॉपिकों की जानकारी आपसे चाहिए जाती है। जब तक आपको सभी टॉपिकों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें अपने सही आंसर को चुनना है। देखिए, संधि शब्द जो है ये बना कैसे है? ये शब्द बना है सम प्लस धी से। ये शब्द स्वयं भी संधि का उदाहरण है। मोह अनुस्वार है, अनुस्वार संधि है। पढ़ेंगे इस तरह का ये नियम भी आ जाएगा। सम प्लस धी बराबर संधि होता है और संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़। ये कोई विशेष बातें नहीं है, इन सारी बातों को हम पहले से जानते हैं। संधि कहते किसे हैं? दो ध्वनियों के परस्पर निकट आने पर उत्पन्न ध्वनि विकार का नाम संधि है। अब वो दो ध्वनियां कौन सी होती हैं जो परस्पर निकट आती हैं? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि होती है और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि होती है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि, ये दोनों ध्वनियां जब निकट आ जाती हैं तो दोनों ध्वनियों के निकट आने पर जो ध्वनि विकार होता है उस ध्वनि विकार का नाम ही संधि है। ध्वनि विकार को ही हम संधि कहते हैं। तो दो ध्वनियों के परस्पर निकट आने पर उत्पन्न ध्वनि विकार को हम संधि कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई संधि का कारण क्या है? संधि का कारण, संधि का कारण बनता है दो ध्वनियों की परस्पर की निकटता। दो ध्वनियों की परस्पर की निकटता। दो ध्वनियों की परस्पर की निकटता संधि का कारण है। दो ध्वनियां परस्पर निकट आती हैं और वो संधि का कारण बन जाती हैं। जैसे एक शब्द है जन और दूसरा शब्द है अर्दन। जन जो शब्द है इसकी अंतिम ध्वनि है छोटा आ और अर्दन जो शब्द है इसकी प्रारंभिक ध्वनि है छोटा आ। ये दोनों ध्वनियां परस्पर निकट आ गई। परस्पर निकट आने का मतलब यही है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि, ये दो ध्वनियां परस्पर जब निकट आती हैं तो वो संधि का कारण बनता है। दूसरी बात, संधि का कार्य क्या है? कारण तो ये हो गया दो ध्वनियों की परस्पर की निकटता। कार्य क्या होता है? अब दोनों ध्वनियां परस्पर निकट आ गई। जब दो ध्वनियां परस्पर निकट आ जाती हैं तो संधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है और संधि का कार्य होता है ध्वनि विकार या वर्ण परिवर्तन। तो संधि का कार्य होता है ध्वनि विकार या वर्ण परिवर्तन, ये संधि का कार्य होता है। दो ध्वनियों के परस्पर निकट आने पर उत्पन्न ध्वनि विकार को या वर्ण परिवर्तन को ही हम कहते हैं संधि और यही संधि का कार्य है। अब ये दो ध्वनियां परस्पर निकट आ गई। देखिए आप, जन की अंतिम ध्वनि आ है और अर्दन की प्रारंभिक ध्वनि भी आ है जो ऊपर लिखा हुआ है। ये दोनों ध्वनियां परस्पर निकट आ गई और फिर एक संधि का नियम लागू हो जाता है कि जब आ के बाद में आ जाए तो दोनों के स्थान पर हो जाता है बड़ा आ। अब ये जन जो शब्द है उतर करके यहां आ जाएगा जैसा लिखा हुआ है ऊपर। इन ध्वनियों से ऊपर वालियों से कोई मतलब नहीं क्योंकि इन दोनों के स्थान पर हमने एक आदेश कर दिया। और ये जो ध्वनियां बची हैं जैसी भी हैं उनको हमने यहां लिख लिया। अब इनको हम मिलाकर के लिख सकते हैं। ना में जब बड़ा आ मिल जाएगा तो ना का हलंत हट जाएगा और ये ध्वनियां जैसी लिखी हुई हैं वैसी की वैसी हमने यहां लिख दी।
और आपका शब्द बन गया जनार्दन। तो यह संधि का कार्य होता है। जनार्दन शब्द जो है भगवान विष्णु का या भगवान श्री कृष्ण का विशेषण है। इस दृष्टि से यह बहुप्रिय समास के अंतर्गत भी जाता है। या संधि के अंतर्गत ऐसे ही हम शब्दों की समझ भी विकसित करेंगे। संधि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसके माध्यम से वर्तनीगत अशुद्धियां भी हमारी दूर हो जाती हैं कि किस शब्द को हमें किस तरह से लिखना है, वर्तनीगत दृष्टि से वो शुद्ध क्या है, उसका शुद्ध रूप क्या है, ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं। जनार्दन बहुप्रिय समास का उदाहरण होता है। इसका विग्रह भी इसी तरह से कर दिया जाता है कि दुष्टों का अर्दन करने वाले हैं जो वे, या वे जो दुष्टों का अर्दन करने वाले हैं। अर्दन का मतलब मसल देने वाले, नष्ट कर देने वाले, या पीड़ा हरने वाले हैं जो वे, या वे जो पीड़ा हरने वाले हैं। तो जब अन्य अर्थ हम लोग ग्रहण करते हैं तो बहुप्रिय समास के अंतर्गत चले जाते हैं। इस तरह के शब्द भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण का विशेषण है। तो यह संधि का कार्य होता है, यह संधि का कारण, यह संधि का कार्य। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि संधि की कसौटी क्या है। संधि की कसौटी क्या है, उस संधि की कसौटी को देखते हैं। तीसरे नंबर पर संधि की कसौटी। संधि की कसौटी, देखिए मित्रों, हम लोग जो है कोई भी शब्द हो तमाम तरह से उसका संधि विच्छेद भी करते हैं। और कई बार तो संधि विच्छेद हमने कर दिया और संधि करते हैं तो जिस शब्द का संधि विच्छेद किया है वो शब्द बन भी जाता है। जैसे मैं यहां बताऊं, शब्द दिया गया है, मान के चलिए कमलेश, और इस कमलेश का जो संधि विच्छेद है, कई बार विद्यार्थी कमल प्लस ईश कर देता है और कई बार करता है कमला प्लस ईश। अब विद्यार्थी जानता है इस बात को क्योंकि उसने नियम आदि पढ़े हैं। वो जानता है कमल प्लस ईश से भी कमलेश बनेगा और कमला प्लस ईश से भी कमलेश बनेगा संधि के नियमानुसार। देखिए कैसे बनेगा। जब हम कमल प्लस ईश की बात करते हैं तो कमल की जो अंतिम ध्वनि है वो ला में छोटा है और ईश की प्रारंभिक ध्वनि बड़ी ही है। हमारी एक संधि है गुण संधि कि जब आ के बाद में ई आ जाता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जब ए हो जाएगा तो ये उतर करके यहां आ जाएगा और ये शा उतर के यहां आ जाएगा। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ला में ए मिल जाएगा और शब्द क्या बन गया, कमलेश। तो गुण संधि हमारी कहती है भाई कि आ के बाद में यदि ई आ जाए तो ए हो जाता है, आ के बाद में यदि ई आ जाए तो ए हो जाता है, आ के बाद में अगर ई आ जाए तो ए हो जाता है। ठीक है, बढ़िया के बाद में अगर ये आ जाए छोटी तो भी ए हो जाता है, यानी होना ए है। आ के बाद में यदि ई आ जाए, चाहे आ ह्रस्व है चाहे दीर्घ है, चाहे ई ह्रस्व है चाहे दीर्घ है, दोनों के स्थान पर ए ही होता है। तो कमल प्लस ईश से विद्यार्थी ने कमलेश बना लिया। और यदि किसी ने किया कमला प्लस ईश तो कमला प्लस ईश से भी विद्यार्थी कमलेश बना लेगा, क्योंकि कमला की जो अंतिम ध्वनि है वो बड़ा आ है और ईश की प्रारंभिक ध्वनि भी बड़ी ई है और इन दोनों के स्थान पर नियम के अनुसार ए हो जाता है। तो इससे भी फिर ये कमलेश शब्द ही बनेगा। अब हमें यूं देखना है कि कमलेश का संधि विच्छेद कमल प्लस ईश सही है या फिर कमला प्लस ईश सही है। इस बात का निर्धारण संधि की कसौटी के माध्यम से होता है। संधि की कसौटियां क्या हैं? पहले हम कसौटियां देखते हैं, उसके बाद अपने आप ही इसका
निर्णय हो जाएगा कि कमल प्लस ईश सही है या कमला प्लस ईश सही है। संधि की कसौटी ये कहती है, सबसे पहली बात, कि संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। तो पहली बात तो ये निकल के आ गई कि भाई संधि विच्छेद कर रहे हैं तो कैसा शब्द होना चाहिए? तत्सम शब्द होना चाहिए, क्योंकि संधियां संस्कृत का विषय है। यूं तो हिंदी की भी अपनी संधियां होती हैं, लेकिन अगर मूलतः देखा जाए तो संधियां संस्कृत का विषय है, तो इसके लिए तत्सम शब्द होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दोनों ओर सार्थक इकाइयां होनी चाहिए। दोनों ओर कैसी इकाइयां होनी चाहिए? सार्थक इकाइयां। यहां दोनों ओर का तात्पर्य क्या है? प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, दोनों ओर, ये और ये दोनों इकाइयां कैसी होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए, या उपसर्ग प्रत्यय में से हो। तीसरी बात क्या है साहब? तीसरी बात यह है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि दोनों इन इकाइयों के योग से, दोनों जो इकाइयां हैं ये, इन दोनों इकाइयों के योग से बनने वाला जो शब्द है वो अर्थ की दृष्टि से मेल खाना चाहिए। अर्थ की दृष्टि से मेल खाना चाहिए, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, अभ्यास करते करते ये बातें आ जाती हैं कि कमलेश जो है ये भगवान विष्णु का विशेषण है। कमलेश भगवान विष्णु का विशेषण है, तो आप देखिए, ईश का मतलब स्वामी होता है, कमल पुष्प का नाम है, कमला लक्ष्मी को कहते हैं, तो सीधी सी बात है, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं वही तो कमलेश होंगे, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं वही कमलेश होंगे। हो गया निर्णय। दोनों ओर की जो इकाइयां हैं, उन इकाइयों से बनने वाला जो शब्द है वो अर्थ की दृष्टि से संबद्ध होना चाहिए। तो कमला प्लस ईश, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जो लक्ष्मी के ईश हैं, जो कमला के ईश हैं, वही तो कह रहा है ना कमलेश। इसका मतलब कमलेश का सही संधि विच्छेद कमला प्लस ईश होगा, ना कि कमल प्लस ईश। ये गलत है और ये सही है। ये संधि की तीसरी कसौटी है कि दोनों ओर की जो इकाइयां हैं, दोनों ओर की इकाइयों से बना शब्द अर्थ की दृष्टि से संबद्ध होना चाहिए। अर्थ की दृष्टि से मेल खाना चाहिए। अर्थ की दृष्टि से मेल खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, एक शब्द और है कमलाकर। कमलाकर शब्द है। अब कमलाकर शब्द का अर्थ अच्छी तरह से जानते हैं। कमलाकर जो शब्द है वो समुद्र का है, सागर का पर्यायवाची है। सागर का पर्यायवाची है कमलाकर। अब कमलाकर का संधि विच्छेद कोई तो करता है कमल प्लस आकर, और कोई कर देता है कमला प्लस आकर। अब बात वही है, जब कमलाकर सरोवर का या सागर का इसका पर्यायवाची है, तो फिर सीधी सी बात है, कमल का घर, कमल कहां खिलता है? सरोवर में। इसका मतलब कमला प्लस आकर इसका सही संधि विच्छेद नहीं होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा कमल प्लस आकर। दोनों ओर की इकाइयां सार्थक हैं, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। ऐसे ही कमलेश में हमने देखा था, ये भी सार्थक, ये भी सार्थक, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। तो सार्थक इकाइयां तो हैं, तत्सम शब्द भी हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है कि दोनों ओर की इकाइयों से बना जो शब्द है वो अर्थ की दृष्टि से मेल खाना
चाहिए, और कमलाकर जो है इससे अर्थ की दृष्टि से मेल खाने वाला है कमल प्लस आकर, तो ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ये संधि की कसौटियां होती हैं। तो ये बात हो गई संधि की कसौटी की। अब हम आगे बात करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे देखिए शब्द है मुक्ताकाश। मुक्ताकाश शब्द है, कोई तो इसका संधि विच्छेद करता है मुक्ता प्लस आकाश, कोई कर देता है मुक्त प्लस आकाश। मुक्त प्लस आकाश क्यों? क्योंकि मुक्ता की जो अंतिम ध्वनि है मुक्ता, इसकी जो अंतिम ध्वनि है वो बड़ा आ है, और आकाश की भी प्रारंभिक ध्वनि बड़ा आ है, और जब आ के बाद में आ जाता है तो इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? बड़ा आ, और शब्द बन जाता है मुक्ताकाश। ऐसे ही मुक्त जो है इसकी अंतिम ध्वनि छोटा आ है, और आकाश की प्रारंभिक ध्वनि बड़ा आ है। आ के बाद में आ जाता है तो दोनों के स्थान पर बड़ा आ होता है, और शब्द क्या बन जाता है? मुक्ताकाश। अब विद्यार्थियों को इतनी समझ तो होती है कि भाई मुक्ता भी शब्द होता है और मुक्त भी होता है, और आकाश इसी तरह से लिखा जाता है। विद्यार्थी दूसरी इकाई के रूप में आकाश को निकालेगा, ये तो निश्चित है, यहां तो वो गलती नहीं करेगा क्योंकि इतनी समझ उसको है। दूसरी इकाई के रूप में शब्द में से आकाश को ही निकालेगा, और आकाश की वर्तनी भी जानता है वो। आकाश नहीं लिखेगा, आकाश ही लिखेगा। लेकिन यहां पर मुक्ता और मुक्त वर्तनी तो इनकी भी जानता है, लेकिन वो भ्रमित हो जाएगा कि मैं मुक्ता निकालूं या मुक्त निकालूं, क्योंकि वह जानता है कि मुक्ता का मतलब मोती होता है, मौक्तिक मोती, और मुक्त का मतलब होता है खुला। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि संधि की जो कसौटी है उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि दोनों ओर की इकाइयों से जो शब्द बना है वो अर्थ की दृष्टि से मेल खाना चाहिए। हम जानते हैं मुक्ताकाश का मतलब होता है मुक्त गगन, खुला हुआ आकाश, खुला गगन। जब मुक्त आकाश है, खुला हुआ आकाश है, तो फिर हम इसका संधि विच्छेद मुक्ता प्लस आकाश क्यों करेंगे? इसका संधि विच्छेद करेंगे मुक्त प्लस आकाश, खुला गगन, ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, मुक्ता प्लस आकाश, इनको जोड़ करके अगर आप शब्द बनाते हो तो नियम के अनुसार तो मुक्ताकाश बन जाएगा, लेकिन जो तीसरी जो कसौटी वाली बात है, तीसरा जो बिंदु है कि दोनों इकाइयों से मिलकर के बनने वाला शब्द अर्थ की दृष्टि से मेल खाना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात होती है। और मुक्ता का मतलब तो मोती है, और यहां पर मुक्ताकाश का मतलब होता है मुक्त आकाश, खुला गगन, तो ये इसका संधि विच्छेद होगा, ना कि ये। तो इस तरह की हमारी ये छोटी छोटी सी कुछ बातें होती हैं जिन बातों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं, जो मूल बातें हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। अब हम बात करते हैं कि संधि और संयोग का अंतर क्या होता है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं यहां कि निम्न में से कौन सा विकल्प संधि का उदाहरण नहीं है। पहला विकल्प बना दिया उसने, मान के चलिए आपके लिए यही बना दिया मुक्ताकाश। दूसरा विकल्प बना दिया उसने, मान के चलिए आपके लिए विद्यालय।
तीसरा विकल्प बना दिया उसने, मान के चलिए आपके लिए शतावधानी, और चौथा विकल्प बना दिया उसने, मान के चलिए आपके लिए पाठशाला। खूब संधि पढ़ रहे हैं, साहब रट रहे हैं शब्दों को, लेकिन प्रश्न इस तरह से पूछ लिया उसने कि निम्न में से कौन सा विकल्प संधि का उदाहरण नहीं है। तो इन बातों को भी हम लोगों को देखना है। जैसे मुक्त आकाश शब्द है, अभी हमने किया था इसका, मुक्त प्लस आकाश से, मुक्त की अंतिम ध्वनि छोटा है, आकाश की प्रारंभिक ध्वनि बड़ा है, दोनों के स्थान पर ध्वनि विकार हो गया और बड़ा हो गया, एकादेश हो गया। यहां पर क्या हो गया? एकादेश। दो ध्वनियों के स्थान पर एक ध्वनि जब हो जाती है तो वो एकादेश है। विद्यालय शब्द है, ये बन गया आपका साहब विद्या प्लस आलय से। यहां भी देखिए आप, विद्या की जो अंतिम ध्वनि है वो बड़ा आ है और आलय की प्रारंभिक ध्वनि बड़ा आ है, दोनों के स्थान पर बड़ा आई हुआ, एकादेश हो गया। यहां पर भी ध्वनि विकार हो रहा है। संधि की शर्त है ध्वनि विकार। संधि की शर्त है कि क्या होना चाहिए? ध्वनि विकार। ये संधि का कार्य है, ध्वनि विकार। शतावधानी क्या है? ये बन गया साहब शत प्लस अवधानी से। शत की अंतिम ध्वनि छोटा हो गया, अवधानी की प्रारंभिक ध्वनि भी छोटा हो गया, इस तरह से इनकी, और दोनों के स्थान पर क्या हो गया? बड़ा। बिल्कुल सरल से विकल्प मैंने बनाए दीर्घ संधि के लिए। यहां पर भी एकादेश हो गया साहब, इसका मतलब ध्वनि विकार। वर्ण परिवर्तित तो हो ही रहे, ध्वनि विकार तो हो ही रहा, और जहां ध्वनि विकार होता है वो सभी उदाहरण किसके होते हैं? संधि के। और वो पूछ रहा संधि का उदाहरण नहीं है। अब पाठशाला को करके देखते हैं। ये शब्द बना है पाठ प्लस शाला से। पाठ प्लस शाला से बनने वाला शब्द पाठशाला ही होता है। किसी प्रकार का कोई ध्वनि विकार ही नहीं हुआ, कोई वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। जब ध्वनि विकार नहीं हुआ तो फिर ये उदाहरण संधि का उदाहरण नहीं होगा। जहां ध्वनि विकार नहीं होता वो उदाहरण संधि के नहीं होते। दो ध्वनियों के परस्पर निकट आने पर भी अब ध्वनि विकार नहीं होता। देखिए मित्रों, ध्वनियां तो यहां पर भी निकट आई हैं। पाठ अगर हम देखें तो पाठ की अंतिम ध्वनि छोटा है और शाला की प्रारंभिक ध्वनि तारव्यशा है। तारव्यशा जिसमें आगे बड़ा मिला हुआ है, ये प्रारंभिक ध्वनि है इसकी। यहां भी दो ध्वनियां निकट आई हैं, लेकिन दोनों ध्वनियों के निकट आने पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है, संधि ने कार्य ही नहीं किया। जब ध्वनि विकार नहीं हुआ, वर्ण परिवर्तन नहीं हुआ और पाठ प्लस शाला से शब्द बन गया पाठशाला। जब कोई ध्वनि विकार नहीं हुआ पाठशाला से, पाठशाला शब्द बन गया पाठ प्लस शाला से, तो इसका मतलब यह है कि यह संधि का उदाहरण नहीं है। इस तरह के जो उदाहरण होते हैं मित्रों, वो संयोग के उदाहरण कहलाते हैं। और ये चीज भी हमें देखनी है कि संधि और संयोग का अंतर क्या है। यही तो अंतर है। जब दो ध्वनियां परस्पर निकट आ जाती हैं और परस्पर निकट आने पर जब उनमें ध्वनि विकार हो जाता है तो वो संधि का उदाहरण कहलाने लगता है। और जब दो ध्वनियों के परस्पर निकट आने पर ध्वनि विकार नहीं होता तो फिर वह संधि का उदाहरण नहीं कहलाता। किसका उदाहरण कहलाता है? संयोग का उदाहरण कहलाता है। और भाषा में इस तरह के बहुत से शब्द प्रचलित हैं, चलन में हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी आजकल पूछे जाते हैं कि कौन सा विकल्प संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा विकल्प संधि का उदाहरण है, कौन सा विकल्प संयोग का उदाहरण है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए आप, और हम सामान्य सी जानकारी चर्चा करें यहां। अब बात करते हैं, कभी कभी संधि और समास का भी जो है अंतर पूछ लिया जाता है। संधि और समास का अंतर। अभी हमने देखा कि संधि और संयोग का अंतर। संधि और संयोग आसान सी बात है, मैंने अभी बता दिया आपको, उदाहरण के द्वारा भी बता दिया। अधिक समय व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं संधि, संधि में ध्वनि विकार अत्यंत आवश्यक है। ध्वनि विकार, ध्वनि विकार भी जानते हैं, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि होती है और जो द्वितीय शब्द है इसकी प्रारंभिक ध्वनि। इन दोनों ध्वनियों में ये दोनों ध्वनियां निकट आती हैं, ध्वनि विकार हो जाता है और शब्द को संधि का उदाहरण कहलाने लगता है। दूसरी बात, संयोग क्या होता है?
संयोग का मतलब है कि दो ध्वनियां परस्पर निकट आती हैं लेकिन फिर भी ध्वनि विकार नहीं होता। यहां पर ध्वनि विकृत नहीं होती, ध्वनि विकार नहीं होता। दो ध्वनियों की परस्पर निकट आने पर जब ध्वनि विकार नहीं होता तो फिर वह कहलाता है संयोग का उदाहरण। यही अंतर है संधि में और संयोग में। जैसे अभी आपने देखा, पाठ प्लस शाला से पाठशाला बन गया, प्रति प्लस दिन से प्रतिदिन बन गया, प्रति और दिन। प्रति की अंतिम ध्वनि छोटी ई है और दिन की प्रारंभिक ध्वनि दा है। अंतिम ध्वनि ई, प्रारंभिक ध्वनि दा, दो ध्वनियां निकट आई लेकिन फिर भी कोई ध्वनि विकार नहीं हुआ और शब्द केवल क्या बना, प्रतिदिन। जब ध्वनि विकार नहीं हुआ तो ये शब्द कहलाएगा किसका उदाहरण, संयोग का उदाहरण कहलाएगा। संधि में ध्वनि विकार अत्यंत आवश्यक है। जैसे शब्द दिया गया है, मान के चलिए हमारे लिए भानु प्लस उदय। हम जानते हैं भानु की जो अंतिम ध्वनि है वो छोटा ऊ है और उदय की प्रारंभिक ध्वनि भी छोटा ऊ है। ऊ के बाद में ऊ आ गया। जब हम संधि करते हैं तो दीर्घ संधि के अनुसार दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता, हो गया एक आदेश, ध्वनि विकार हो गया। अब ये भान उतर करके यहाँ आ जाएगा, दय उतर के यहाँ आ जाएगा। जब इनको हम मिला के लिखेंगे तो ना में बड़ा ऊ मिल जाएगा तो ना का हलन हट जाएगा और शब्द बन गया भानुदय। ये ध्वनि विकार हो गया। ध्वनि विकार हो गया तो ये कहलाएगा हमारा संधि का उदाहरण और ये कहलाएगा हमारा संयोग का उदाहरण। ये संधि में और संयोग में अंतर होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। देखिए, हमें किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उससे संबंधित भी सामान्य सी चर्चाएं और परिचर्चाएं करनी चाहिए और उनमें से ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं संधि एवं समास का अंतर। संधि एवं समास में अंतर। देखिए, संधि एवं समास में भी अंतर होता है। सबसे पहले तो हम शाब्दिक संदर्भ में देखें। संधि जो शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, जबकि जो समास है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। भाषा में समास जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कहा जाता है साहित्य के अंतर्गत कि भाई गागर में सागर भरना, बहुत सारी बातों को संक्षेप में व्यक्त कर देना, वही तो गागर में सागर भरना है। ऐसे ही समास है, यानी दो या दो से अधिक जो पद हैं उन पदों का संक्षिप्त रूप समास होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप और संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। अब बात करते हैं, विलोम शब्द भी तो आते हैं हमें, सामान्य सी बातें हमारी, अभी अंतर वाली बात नहीं आई है। संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह, ना कि विच्छेद। कई बार संधि का विलोम विच्छेद समझ लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि संधि के साथ में विच्छेद शब्द लिखा हुआ आता है, संधि विच्छेद। संधि का विलोम होता है विग्रह और समास का जो विलोम होता है वो होता है व्यास। समास का व्यास और संधि का विलोम विग्रह होता है। ठीक है, ये विलोम वाली बात हो गई। तीसरी बात, संधि जो होती है केवल तत्सम शब्दों में होंगी। संधि के लिए तत्सम शब्द का होना जरूरी है, क्योंकि संधियां संस्कृत का विषय है और संस्कृत के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। समास किसी भी भाषा के शब्दों में हो सकता है, कैसे भी शब्दों में समास हो सकता है, चाहे वो शब्द तत्सम हो, चाहे तद्भव हो, चाहे देशज हो, चाहे विदेशज हो, चाहे संकर हो, सभी शब्दों में समास होते हैं। सभी भाषाओं के शब्दों में समास होते हैं। यूं देख लीजिए, सभी भाषाओं के शब्दों में
समास सभी भाषाओं के शब्दों में हो सकते हैं, लेकिन संधियां संस्कृत के तत्सम शब्दों में होंगी। दूसरी बात यहां पर यह भी हमें देखना चाहिए अंतर की दृष्टि से कि संधि युक्त जो पद होंगे वो समास के उदाहरण हो जाएंगे। संधि युक्त पद समास के उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन सभी जो सामासिक पद हैं वो संधि के उदाहरण नहीं हो सकते। मैंने ये कहा है आपसे कि संधि के जो पद होंगे, संधि युक्त जो पद होंगे, जो संधि के उदाहरण होंगे, उनमें समास हो जाएगा, वो समास के भी उदाहरण हो जाएंगे। यानी कि सभी संधि युक्त पद समास के उदाहरण हो जाएंगे। सभी संधि युक्त पद समास के उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन सभी सामासिक पद संधि के उदाहरण नहीं होंगे। जैसे मान के चलिए शब्द है लंबोदर, लंबोदर शब्द है, संधि विच्छेद हो जाता है लंबा प्लस उदर, गुण संधि के अनुसार लंबोदर बन गया, संधि का उदाहरण है। ये समास का उदाहरण भी हो जाएगा, वह जिसका उदर लंबा है, गणेश जी का विशेषण है, संधि का है, समास का भी हो गया। तो सभी संधि युक्त पद समास के उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन सभी सामासिक पद संधि के उदाहरण नहीं हो सकते। प्रतिदिन सामासिक पद है, प्रति प्लस दिन से शब्द बन गया प्रतिदिन। अभी मित्रों हमने समझा था कि यहां कोई ध्वनि विकार नहीं हुआ, इसलिए संधि का उदाहरण नहीं है, संयोग का उदाहरण है। प्रतिदिन समास का उदाहरण है, अव्ययभाव समास है, प्रतिदिन में सामासिक पद है, लेकिन ये संधि का उदाहरण नहीं है क्योंकि ध्वनि विकार ही नहीं कोई। अभी आपने पाठशाला शब्द को भी देखा था, दो शब्दों के योग से बना है पाठशाला, आपने बना दिया शब्द पाठशाला। पाठशाला शब्द समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, पाठशाला समास का उदाहरण है, लेकिन ये उदाहरण संधि का नहीं है क्योंकि ध्वनि विकार ही नहीं हुआ है। तो जो सामासिक पद होते हैं, वे सामासिक पद संधि के उदाहरण हों ये जरूरी नहीं है, वे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन सभी संधि युक्त जो पद हैं वो समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये संधि और समास का अंतर है। संधि तत्सम शब्दों में ही होती है, समास सभी भाषाओं के शब्दों में होते हैं, चाहे तत्सम हो, चाहे तद्भव हो, चाहे देशज हो, चाहे विदेशज हो। दूसरी बात, अब हम यहां पर यह भी देखते हैं कि संधि का नामकरण किस तरह से करें। कई बार स्टूडेंट जो हैं वो बड़े भ्रमित रहते हैं कि साहब कई बार बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो दो संधियां हो जाती हैं, तो उनका नामकरण हम कैसे करें। तो संधि का नामकरण कैसे करना चाहिए, इसके लिए भी एक सामान्य सी बात है। संधि का नामकरण करते समय आपको क्या याद रखना है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि, ये दो ध्वनियां तो निकट आती हैं, जिसको मैंने संकेत रूप में इस तरह से बताया। ये प्रथम शब्द है मान लीजिए, और इसकी ये हो गई अंतिम ध्वनि। ये दूसरा शब्द है मान लीजिए, और इसकी ये हो गई प्रारंभिक ध्वनि। ये दोनों ध्वनियां परस्पर निकट आ गई। ये संकेतित कर रहा है प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि की ओर,
चलो मैं लिख देता हूं, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि, ये दोनों ध्वनियां परस्पर निकट आती हैं और तब जाकर के ध्वनि विकार होता है। इन दोनों ध्वनियों के निकट आने पर जो परिणाम निकल करके आता है, उस परिणाम के आधार पर ही संधि का नामकरण हमें करना चाहिए। इसके आधार पर ही, जैसे आप देखिए, एक शब्द है राम और दूसरा शब्द है अयन। राम की अंतिम ध्वनि है छोटा आ और अयन की प्रारंभिक ध्वनि भी छोटा आ है। अब हम देखें यहां कि राम की अंतिम ध्वनि छोटा, अयन की प्रारंभिक ध्वनि छोटा, आ के बाद में आ गया आ, ये दोनों ध्वनियां परस्पर निकट आ गई। निकट आने पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो गया, दीर्घ संधि के अनुसार बड़ा आ हो जाता है। अब ये राम उतर करके यहां आया, यन उतर के यहां आया, मिला करके आप लिखेंगे तो मां में बड़ा मिल जाएगा, रामा। और ये जो यन आपने यहां लिखा है न, ये इस रा के कारण, रा ध्वनि के कारण ना अड़ा में बदल गया और शब्द बन गया रामायण। अब चूंकि यहां ना की ध्वनि भी अड़ा में बदली, ना चूंकि व्यंजन है और व्यंजन की ध्वनि में परिवर्तन यहां पर हुआ, लेकिन यह परिवर्तन गौण परिवर्तन है व्यंजन के अनुसार। व्यंजन संधि में हम पढ़ते हैं एक नियम कि भाई ना का अड़ा कहां होता है। ना का अड़ा ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली बातें होती हैं। जैसे री है, री के बाद में ना की ध्वनि आ रही है, तो री के बाद में ना के आने पर ना किस में बदल जाता है, अड़ा में बदल जाता है। परी प्लस मान, परी उपसर्ग है जिसमें रा की ध्वनि आ रही है। नियम पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि के अंतर्गत, रा है, इस रा की ध्वनि के आने के कारण मान का ना जो है वो अड़ा में बदल जाता है और शब्द बनता है परिमाण। परिमाण ऐसे इस रा के कारण ये जो ना है ये अड़ा में बदल गया। अब कुछ स्टूडेंट ये मान करके चलते हैं कि साहब रामायण को हम व्यंजन संधि का उदाहरण मान करके चलें या रामायण को हम स्वर संधि का उदाहरण मान करके चलें, क्योंकि यहां पर ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। स्वर के साथ में जब स्वर का मेल होता है तो वहां स्वर संधि होती है। तो इसे हम स्वर संधि में दीर्घ संधि का उदाहरण मान करके चले या व्यंजन संधि का उदाहरण मान करके चले तो बड़े भ्रमित होते हैं। देखिए मित्रों, यहां जो संधि का नामकरण हमें करना चाहिए उसी बात को मैं आपको समझा रहा हूं कि जो मूल संधि होती है वो होती है प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि में। ये मूल संधि है अपनी, और मूल संधि हो रही है हमारी यहाँ पर स्वर संधि। स्वर के अंतर्गत दीर्घ संधि है। ये गौण संधि है, ना की ध्वनि जब अड़ा में बदली है तो ये गौण संधि है। तो नामकरण हमें स्वर संधि का ही इसे करना चाहिए, इसे स्वर संधि का ही उदाहरण मानना चाहिए। ये स्वर संधि का उदाहरण है। दो ध्वनियों के परस्पर निकट आने पर जो परिणाम निकल करके आ रहा है उस परिणाम के आधार पर ही हम संधि का नामकरण करते हैं। आ के बाद में आया, परिणाम निकल करके आ गया, बड़ा हो गया। बड़ा होता है दीर्घ स्वर संधि में, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। हाँ, अगर पूछा जाए कि रामायण शब्द में संधि कौन सी है और विकल्प जब वह ऊल जरूर बना दे, तब फिर आपको ये बात भी याद तो रखनी ही चाहिए कि यह ना का अड़ा व्यंजन संधि के अनुसार हुआ है
तो इसको आप व्यंजन संधि के रूप में भी अपने मन में रखें, क्योंकि प्रश्न इस तरह के से पूछ लिए जाते हैं कि भाई रामायण शब्द में संधि है, रामायण शब्द में संधि है, चार विकल्प बना दिए उसने आपके लिए। जैसे एक विकल्प बनाया उसने आपके लिए वृद्धि का, वृद्धि संधि। दूसरा विकल्प बना दिया उसने आपके लिए यण संधि का। तीसरा विकल्प बना दिया उसने मान के चलिए विसर्ग संधि का। और चौथा विकल्प बना दिया उसने मान के चलिए आपके लिए व्यंजन संधि का। इस तरह के विकल्प मान के चलिए आपको भ्रमित करने के लिए वो बना देता है। तो फिर ऐसी स्थिति में यहां पर आपको देखिए दीर्घ संधि तो कहीं मिल ही नहीं रही है, जबकि मूल संधि इसमें क्या है, दीर्घ है मुख्य संधि। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि जहां परस्पर मिलती हैं, टकराती हैं, और जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, जो परिणाम निकल करके आता है, उसी के आधार पर हम संधि का नामकरण करते हैं, लेकिन वो विकल्पों में दिया हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप इसे गौण संधि का उदाहरण मानेंगे और कौन सी संधि का मान लेंगे, व्यंजन का। जब ये दोनों ही विकल्प में मौजूद हो, व्यंजन भी हो मान के चलिए, व्यंजन भी दिया हुआ है विकल्प में, ऐसी स्थिति में इन विकल्पों में तो आप मानेंगे व्यंजन का, क्योंकि दीर्घ संधि विकल्प में नहीं है। और यदि मान के चलिए यहां पर वो आपके लिए दीर्घ संधि और रख देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको मुख्य जो संधि इसमें माननी है वो माननी है दीर्घ संधि। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि, ध्वनियां परस्पर निकट आती हैं, जो परिणाम निकल करके आता है उसी के आधार पर संधि का नामकरण किया जाता है। तो मित्रों, एक संक्षिप्त सा टॉपिक मैंने समय सीमा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। आगे में जो है संधि के भेद और क्रमशः संधि के जो नियम हैं, जो तरीके हैं, उन तरीकों से आपको अवगत कराऊंगा। इंपॉर्टेंट शब्दों पर भी हमारी चर्चा होगी। धन्यवाद।